हाय एवरीवन। तो आज 13 और 14 जुलाई 2020 के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस कर लेते हैं द इंडियन एक्सप्रेस के। सबसे पहला जो आर्टिकल है, गूगल ने जो इन्वेस्टमेंट किया है इंडिया में $10 बिलियन का, तो उससे रिलेटेड है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, तो उनके बीच में ये वर्चुअल समिट ये हुई थी, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी। ठीक है, तो ये वैसे हर साल ये समिट होती है। क्या बोलते हैं इसको? गूगल फॉर इंडिया 2020। ठीक है, अभी इसको गूगल फॉर इंडिया 2020 ये बोला गया। और ये इसका 6th एडिशन था। ठीक है, 6th एडिशन था और 2015 में ये हुई थी। 2015 में सबसे पहले ये सबमिट हुई थी। कोविड-19 की वजह से ये वर्चुअली सबमिट अभी हुई है और 6th एडिशन था। तो इसमें ये बोला गया कि आने वाले 5 से 7 साल में इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेंगे फॉर डिजिटाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को डिजिटाइजेशन करने के लिए। तो इसका नाम क्या बोला गया? गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। गूगल फॉर इंडिया डिजिटाइजेशन फंड। और इसमें ये मिक्स होगा, मतलब किसका? इक्विटी इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हमारे जो भी मतलब प्रसार भारती और जो CBSE है, तो उनके साथ पार्टनरशिप करेगा गूगल। और साथ में जो हमारे IT मिनिस्टर और जो HRD मिनिस्टर है, तो उन्होंने भी क्या की बातचीत की। और गूगल ने अपने बारे में मतलब जो इंडिया में वो क्या कर रहा है पैंडमिक से लड़ने के लिए। एक तो जैसे जो मिस इन्फॉर्मेशन है ना, मिस इन्फॉर्मेशन को कब करने के लिए वो सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं गूगल में। डाटा मतलब वहाँ पे जो डाटाबेस है वो पूरी तरह से मेंटेन किया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो 5 की एरियाज़ हैं उन पे फोकस किया जा रहा है। वो कौन कौन से हैं वही देखना ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी हमने देखा था कि गूगल से पहले अमेज़ॉन ने $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट की अनाउंसमेंट की थी। फेसबुक ने रिलायंस जियो में इन्वेस्टमेंट की बात की थी। जो माइक्रोसॉफ्ट है उन्होंने भी वेंचर फंड M12 और B2B जो होते हैं बिज़नेस टू बिज़नेस जो सॉफ्टवेयर हैं, स्टार्टअप्स हैं, तो उसमें बात की थी इन्वेस्टमेंट की, है ना। तो अभी इस वजह से हमने जब से मतलब 59 चाइनीज़ ओरिजिन की ऐप्स को बैन किया है, तब से सारी जो दूसरी जो ओरिजिन है ऐप्स हैं, तो वो देख रही हैं कंपनीज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में। तो यहाँ पे जो 4 फोकस एरियाज़ हैं वो क्या है? एक तो सबसे पहले इंटरनेट जो है सबको अफोर्ड कराना अफोर्डेबल प्राइस पे। ठीक है, इनेबलिंग अफोर्डेबल एक्सेस टू द इंटरनेट एंड टू इन्फॉर्मेशन फॉर एवरी इंडियन इन देयर ओन लैंग्वेज, कि अपनी भाषा में भी हर किसी व्यक्ति की, कोई भी जैसे मराठी है, मराठी में, मतलब उड़ीसा का है तो उड़िया में, तो सबकी एक अपनी जो लैंग्वेज होती है उसमें, और सस्ते दामों पे क्या मिल जाए? इंटरनेट एक्सेस हो पाए। दूसरी चीज़ ये है कि बिल्डिंग न्यू प्रोडक्ट्स, नई प्रोडक्ट्स बनाना, सर्विसेज इन सेगमेंट्स लाइक कंज्यूमर टेक, एजुकेशन, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर, एम्पावरिंग बिजनेसेस स्पेशली स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस टू ट्रांसफॉर्म डिजिटली। ठीक है, तो बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करना डिजिटली, टेक्नोलॉजी और AI का यूज़ करना फॉर डिजिटल लिटरेसी। ठीक है, डिजिटल साक्षरता के लिए AI का यूज़ किया जाएगा। आउटब्रेक प्रिडिक्शंस की, पैंडमिक का प्रिडिक्शंस किया जाएगा कि कहीं पे कितना खतरा है, वो सब चीज़ें बताई जाएंगी। यहाँ पे पैंडमिक इतने लेवल पे है, ये सब। देन सपोर्ट फॉर रूरल इकोनॉमीज़। ठीक है, रूरल इकोनॉमीज़ को सपोर्ट दिया जाएगा। और इसमें यही सब चीज़ें की गई कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, सब में टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। और साथ में गूगल ने जो क्या क्या अभी तक किया है काम, जैसे इंटरनेट साथी है। ठीक है, तो इंटरनेट साथी उन्होंने बनाया था फॉर स्प्रेडिंग इंटरनेट अवेयरनेस इन विलेजेस, कि गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करना, डिजिटल जो यूज़ होता है उसके बारे में बताना, सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। गूगल क्लासरूम थे, गूगल पे जो था उसके ज़रिए PM केयर फंड में जो ट्रांजैक्शन हुई थी, है ना, तो वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। इसके अलावा जो फॉरकास्टिंग है, ये इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। ठीक है, फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम के बारे में मतलब उन्होंने जानकारी दी थी कि हमने ये सारे काम किए, AI फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम। और एक बोलो ऐप भी थी। ठीक है, बोलो जो कि रीडिंग ट्यूटर ऐप थी बोलो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो पेंगोंग सो और देप्सांग जो है प्लेस, उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आज कमांडर्स हैं उनकी मीटिंग होगी और इन दोनों जगहों पे बातचीत होगी। ठीक है, तो एक मतलब टाइमलाइन एक पता होनी चाहिए कि क्या है। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये हमारे जो चाइनीज़ के साथ जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। ठीक है, वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर जिसको सेंट्रल सेक्टर भी बोलते हैं, एंड ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर कौन सा पार्ट हो गया? सिक्किम से अरुणाचल प्रदेश वाला है। सिक्किम में यहाँ पे नॉर्दर्न में जैसे नाथुला पास है, नाथुला पास यहाँ पे ये। फिर यहाँ पे मिडिल सेक्टर में उत्तराखंड UK वाला पार्ट हो गया, जो कौन सा है? बाराहोती। अभी जो डिस्प्यूट सबसे ज़्यादा चल रहा है वो वेस्टर्न सेक्टर, इस वाले रीजन में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी जो ईस्टर्न लद्दाख है वहाँ
पे सबसे ज़्यादा डिस्प्यूट है ईस्टर्न लद्दाख में, वेस्टर्न सेक्टर के ईस्टर्न लद्दाख में। और यहाँ पे ही वो रीजन थे जहाँ से 2-2 किलोमीटर जो दोनों साइड्स के ट्रूप थे, चाइनीज़ और इंडियन ट्रूप्स, वो पीछे हट गए थे गलवान रीजन में, ठीक है। पेट्रोलिंग पॉइंट 13, 17 ये सारे हमने देखे थे, पढ़े थे। और अभी जो बातचीत हो रही है इसी रीजन में कहाँ पे हो रही है, पेंगोंग और दिप्संग, ठीक है। तो दिप्संग में, पेंगोंग क्या है, 135 किलोमीटर एक लेक है, ठीक है। और मतलब यहाँ पे फिंगर इन द लेक बोला जाता है, रिजेस है, माउंटेनियस रिजेस। और यहाँ पे क्या है, जो चाइनीज़ है वो फिंगर 8 तक ये क्लेम करते हैं, और हम भी मतलब फिंगर 8 तक क्लेम करते हैं, लेकिन हम कंट्रोल कितना करते हैं, फिंगर 4 तक ही कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो क्योंकि ये मतलब क्या है, ये एक वाटर बॉडी है, इस वजह से फ्लो की वजह से यहाँ पे डिमार्केशन में काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा प्रॉब्लम आती है ना, और चैलेंजिंग भी है यहाँ से हटना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रूप्स यहाँ ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं चाइनीज़ साइड से। तो ये है। नेक्स्ट जो है, सिटी सॉ 2 लाख RT-PCR, 3 लाख एंटीजन टेस्ट इन पास्ट मंथ, ठीक है। तो दिल्ली में आपको पता है कि टेस्ट कौन से कंडक्ट हो रहे हैं, RT-PCR टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। जून 14 से जुलाई 12 के बीच में 2 लाख से ज़्यादा टेस्ट वहाँ पे हो चुके हैं। दूसरा कौन सा टेस्ट हो रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट, ठीक है। रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है। जो RT-PCR टेस्ट है इसको कंसीडर किया गया गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर कोविड टेस्टिंग, और ये जिसमें मतलब सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिनको कोविड पेशेंट्स का एक्सपोजर हुआ है, तो उसके लिए ये है। दूसरा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, ये हो रहा है जो भी मतलब एसिम्टोमेटिक पीपल हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे जो एसिम्टोमेटिक है उनके लिए यूज़ हो रहा है। इसकी जो एक्यूरेसी लेवल है वो कितनी है, 70% है। और एंटीजन टेस्ट की, रैपिड एंटीजन टेस्ट की कितनी है, 40%, ठीक है। तो बस यही इन्फॉर्मेशन जानना चाहिए। सेरो सर्वे और सेरोलॉजिकल सर्वे ये सब पता होना चाहिए। CM टू लॉन्च लोकनायक प्लाज्मा बैंक टुडे। तो इंडिया का जो पहला प्लाज्मा बैंक है वो क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बाइलरी साइंसेज, ILBS, ठीक है, ILBS। और अभी ये है कि ये लोकनायक प्लाज्मा बैंक भी लॉन्च करेंगे, और प्लाज्मा फेरेसिस मशीन भी होती है, ठीक है, जहाँ पे विच प्लाज्मा कैन बी डोनेटेड, क्या बोलते हैं उसको, प्लाज्मा फेरेसिस मशीन। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। तो ये बेस्टल डे है, इंडिया फ्रांस बायलैटरल टाइज गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ। तो ये बेस्टल डे को आज वहाँ पे फ्रांस में, और जो फ्रेंच स्पीकिंग कंट्री हैं तो वहाँ पे नेशनल हॉलीडे भी होता है, एंड नेशनल डे ऑफ फ्रांस इसे बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है, ये एनिवर्सरी है ऑफ स्टॉर्मिंग बेस्टिल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। कब हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1789 में, ठीक है, 1789 में। और यहीं से मतलब इसी से स्टार्टिंग हुई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की। तो ये है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है देखते हैं। इंडिया EU टॉक्स लाइकली टू डिस्कस इकोनॉमिक एंगेजमेंट कोविड, ठीक है। तो ये जो समिट होने वाली थी बेलारूस में, अभी ये अब होगी, ठीक है, वर्चुअल समिट। एंड इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन आर एक्सपेक्टेड टू डेलिब्रेट एक्सटेंसिवली ऑन वेज टू एक्सपेंड ओवरऑल इकोनॉमिक एंगेजमेंट पे बात होगी। दूसरी बातचीत होगी कोरोना वायरस पेंडेमिक पे। फिर जो भी मल्टीलैटरलिज्म है ऑनलाइन समिट में, उसको स्ट्रेंथन करने की बात की जाएगी। और जो दोनों साइड्स हैं वो किस पे बात करेंगे, एक तो BTIA क्या है, नोन एज EU इंडिया ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो इंडिया और EU के बीच में जो ट्रेड है उसको क्या बोलते हैं, BTIA, ठीक है। ट्रेड एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं, BTIA। एंड द 27 नेशन EU में कितने नेशंस हैं, 27, इज़ अ स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रीजन फॉर इंडिया, एंड EU एज अ होल वॉज इंडियाज़ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन 2018। और इंडिया के जो बायलैटरल ट्रेड है विद EU वो 2018-19 में स्टूड एट $115.6 बिलियन, ठीक है, विद एक्सपोर्ट्स वैल्यूड इतना। एंड द डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन टू साइड इज ऑल्सो अपस्विंग, ठीक है। तो ये भी है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए है। एंड दूसरी चीज़ है BTIA टॉक्स हैव बीन इंस्टॉल्ड सिंस May 2013। तो ये जो टॉक्स एंड ट्रेड एग्रीमेंट है हमारा 2013 से होता है। जो भी सब्सटेंशियल गैप है जितना भी है तो उसको उस पर बातचीत होती है, ठीक है। डेटा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है IT सेक्टर में, तो यही सब चीज़ें बातचीत होंगी। और इस बार बोला जा रहा है कि बिसाइड्स डिमांडिंग सिग्निफिकेंट ड्यूटी कट्स इन ऑटोमोबाइल्स, EU वांट्स टैक्स रिडक्शन ऑन वाइन्स, स्पिरिट्स एंड डेली प्रोडक्ट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजीम, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बारे में है कि जो विल रिज्यूम अफ़गान एक्सपोर्ट्स
थ्रू वाघा बॉर्डर क्रॉसिंग। तो यहाँ पे पाकिस्तान अफगानिस्तान जो है 18 क्रॉसिंग पॉइंट्स शेयर करते हैं। एंड पाकिस्तान ने कोविड-19 के टाइम पे मतलब ये बॉर्डर बंद कर दिया था विद ईरान एंड अफगानिस्तान। एंड अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल, पाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ अफगान प्रोडक्ट्स, वाइल अफगानिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये जो आर्टिकल है राजस्थान में पॉलिटिकल सिचुएशन से रिलेटेड है। जो वहाँ के डिप्टी सीएम है सचिन पायलट और जो वहाँ के सीएम है उनके बीच में मतलब जो टसल चल रही है उसी से रिलेटेड है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला देख लेते हैं, टूटी कोड़ी टू कानपुर। ठीक है, तो जो पुलिस आर इन द डॉक, रिफॉर्म्स मस्ट स्टार्ट विद पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये आर्टिकल जो है प्रकाश सिंह ने लिखा हुआ है। और प्रकाश सिंह कौन है? द राइटर वॉज फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूपी, डीजीपी असम और डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के भी ये डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। तो इन्होंने ये जो पुलिस रिफॉर्म है उसी पे बातचीत की है। सबसे पहले अभी आपको पता है जब ये कोविड-19 कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था तो लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में काफ़ी सारी एक पुलिस की बहुत ही अच्छी छवि दिखाई गई थी, ह्यूमैनिटेरियन जिसे बोला गया था कि कोई पुलिस वाले जो थे लोगों को खाना दे रहे हैं, गरीबों को बहुत सारी चीज़ें दे रहे हैं, है ना, फ्री में। और बार बार किसी कभी गायों को दे रहे हैं, मतलब एनिमल्स की हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारी इमेजेस आ रही थी। लेकिन सडनली जो था तूतीकोरिन में जो इंसिडेंट हुआ कि एक फादर एंड सन को जस्ट उन्होंने 15 मिनट तक थोड़ा सा दुकान अपनी ज़्यादा देर तक खोल दी, तो इसके लिए उनको अरेस्ट किया गया, है ना। फिर उनके साथ ब्रूटैलिटी हुई और उनकी डेथ हो गई। तो ये चीज़ इसमें बताई गई है। फिर वहाँ से पूरा सिनारियो चेंज हो गया, जिनको बोला जाता था फ्रंट लाइन ऑफ द फ्रंट लाइन। एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ने भी बोला था कि द ह्यूमन सेंसिटिव साइड्स ऑफ पुलिसिंग हैज़ टच्ड आवर हार्ट्स, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ह्यूमन और सेंसिटिव साइड उनकी देखने को मिल रही है पुलिस वालों को। लेकिन अभी ये उनका अगली फेस देखने को मिला है पुलिस का। इट शोड दैट द पुलिस आर स्टिल रिलाइंग ऑन जो भी मतलब उनके कस्टोडियल टॉर्चर के जो मेडिवल मेथड्स थे उसी पे वो रिलाई कर रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है ये सीरियस कंसर्न का है। इसके अलावा दूसरा जो अभी ये कानपुर में एनकाउंटर हुआ था क्रिमिनल का, विकास दुबे, ठीक है, तो इसने क्या किया था, 8 पुलिसमैन को मार दिया था। एंड पुलिस अंडर सर्कमस्टेंसेस विच हैव रेज अनकम्फर्टेबल क्वेश्चन। फिर जो थे कि एनकाउंटर भी मतलब हो गया बिना जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के, तो वो भी क्वेश्चंस कुछ इनवाइट करता है। तो यहीं पे ऑथर का ये कहना है कि इसकी हम जो भी प्रॉब्लम है इसके रूट कॉज में हमें जाना चाहिए। और यहाँ पे जो अगर हम ये ट्रायंगल हम देखें तो ये 1993 से ही वोहरा कमेटी एक गठित हुई थी। ठीक है, वोहरा कमेटी, तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। रिपोर्ट में क्या किया था, जो भी नेक्सस है किसके बीच में, क्रिमिनल्स के बीच में, गवर्नमेंट्स और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज़ और क्रिमिनल, तो इन तीनों के बीच में नेक्सस ये बन रहा है। और मतलब यहाँ पे पार्लियामेंट को और बाकी के जितने भी कोर्ट है सबको एक्शन लेना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हीटेड डिस्कशन, डिबेट्स चले थे, लेकिन फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ बातचीत नहीं हो पाई, कुछ भी मतलब ये फॉलो अप एक्शन नहीं हुए। तो ये मैटर ऐसा ही रह गया। एंड ये क्या, इट इज़ अ सैड रिफ्लेक्शन ऑन आर डेमोक्रेसी। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही बुरा है कि जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, हर साल मतलब इलेक्शन लड़ते हैं, उनको टिकट मिल जाता है, वो भी पार्टी टिकट मिल जाता है। तो ये ADR आपने सुना होगा, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। तो इन्होंने इनकी जो रिपोर्ट है इनके अकॉर्डिंग क्या है, 30% जो थे 2009 में थे, ठीक है, 2009 में 30% क्रिमिनल बैकग्राउंड के पॉलिटिशियंस थे। एंड 34% इन 2014 और 43% इन 2019। एंड द प्रेजेंट यूपी असेंबली हैज़ 36% और 143 MLAs विद इन क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम। और क्रिमिनल केसेस भी ऐसे नहीं है कि मतलब नॉर्मल केसेस हो कि चोरी डकैती, ठीक है, वहाँ पे मर्डर, रेप और बहुत ज़्यादा रेयर एंड द रेयरेस्ट क्राइम उन्होंने किए होते हैं। उसके बाद भी वो क्या करते हैं, उनको टिकट मिल जाती है। जैसे विकास दुबे को ही लें तो इसके पास कितने थे, 62 FIR अगेंस्ट हिम, इंक्लूडिंग 7 जो थी मर्डर की थी और 8 जो था अटेम्प्ट टू मर्डर के। येट ही वॉज रोमिंग फ्री। तो ये क्या, व्हाट इज़ द वे आउट, द नेक्सस विल हैव टू बी ब्रोकन एंड रिफॉर्म्स मस्ट स्टार्ट विद द पॉलिटिकल सिस्टम। तो यहीं पे ये चीज़ बोला गई कि पॉलिटिकल सिस्टम से ही रिफॉर्म जो है स्टार्ट होने चाहिए। अब वो कैसे होंगे, तो पहली बात तो ये कि एक मतलब ऐसा कानून होना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति पर जो सीरियस और हीनियस क्रिमिनल केसेस हैं तो उसे असेंबली और पार्लियामेंट में जाने से मतलब रोके, मतलब उसको टिकट ना दी जाए, ठीक है। पहली बात ये बोली गई है। दूसरा ये
कि जो भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा इंडिया में, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, तो उसको रिवैम्प किया जाना चाहिए। और आपको पता होगा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए एक कमेटी गठित हुई थी इसमें सुधार के लिए, क्या नाम था उसका, मलिमत कमेटी, ठीक है, मलिमत कमेटी। तो इनके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। तीसरी बात क्या बोली गई है यहाँ पे कि जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे पुलिस रिफॉर्म में, काफ़ी सारे डायरेक्शन बार बार हमने आर्टिकल्स में वो पढ़े रहते हैं, पढ़े भी होंगे, ठीक है, तो वो उन रिफॉर्म्स पे ध्यान दिया जाने, उनको इम्प्लीमेंट करने का अभी टाइम है। चौथी बात जो यहाँ पे बोली गई है वो क्या बोली गई है कि जो भी माफिया और जो क्रिमिनल सिंडिकेट्स होते हैं, तो इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए एक क्या होना चाहिए, इंस्टीट्यूट होना चाहिए। अब वो इंस्टीट्यूट में क्या होना चाहिए, जिसमें सारे पुलिस वाले होने चाहिए, सीबीआई होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में एनआईए, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी और ईडी, ठीक है, जो इलेक्टोरेट और डायरेक्टोरेट है, या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, रिवेन्यू इंटेलिजेंस के जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के साथ साथ, तो ये सारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो ये सारे इस इंस्टीट्यूट में होने चाहिए इनकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करने के लिए। फिफ्थली जो बोला गया है कि एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए, जैसे मकोका टाइप का जो एक्ट था, एक सेंट्रल एक्ट, कि जो भी ये एक्टिविटीज़ होती है जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग्स होते हैं उनके द्वारा, उनको कब करने के लिए एक सेंट्रल एक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। छठवीं चीज़ ये बोली गई है कि कंसेप्ट ऑफ फेडरल क्राइम होना चाहिए, ठीक है, ये जो सेकंड ARC थी उसमें ये रिकमेंडेशन दी गई थी, ठीक है, रिकमेंडेड बाय सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन शुड बी एक्सेप्टेड एंड ऑफेंसेस विच हैव ऑल इंडिया रेमिफिकेशन और आर ट्रांसनेशनल इन कैरेक्टर, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज़ बोला गया कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स दे से बिगिनस विद द फर्स्ट स्टेप, लेट दैट स्टेप बी टेकन एट लीस्ट, ठीक है। तो यही चीज़ है। अभी जैसे USA में भी जो जॉर्ज फ्लॉयड था, उसकी जब मौत हो गई थी, तो उसके बाद से वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए। तो पहले तो जो वहाँ के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, तो वो कुछ भी नहीं, मतलब इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, लेकिन बाद में लोगों के प्रोटेस्ट की वजह से, डिमॉन्स्ट्रेशंस की वजह से उनको फोर्स किया गया, उनको कंपेल किया गया एक बिल को पास करने में, जिसका क्या नाम था, जस्टिस एंड पुलिसिंग एक्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है, जस्टिस एंड पुलिसिंग एक्ट फॉर पुलिस रिफॉर्म। और यहाँ पे इन्होंने फिर रिस्पॉन्स किया कि डिमांड फॉर पुलिस रिफॉर्म साइंड एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑन June 16, ठीक है। तो इसमें मतलब क्या होगा, जो भी पुलिस ऑफिसर्स हैं वो अपनी फोर्सेस का अगर एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तो उनके जो कंप्लेंट्स होंगी उनका रिकॉर्ड इस डाटाबेस में होगा। तो इस तरह से मतलब यहाँ पे अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी सोचने की ज़रूरत है कि यहाँ पे पुलिस रिफॉर्म अभी से स्टार्ट होने चाहिए, जब तक कोई वायलेंट प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन होने से पहले, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो देख लेते हैं। यहाँ पे सेवा इन अ पेंडेमिक, तो सेवा इन अ पेंडेमिक में जो सिखिज़्म है, तो सिखिज़्म में आपको पता है कि सेवा मतलब उनका कब सब बहुत ज़्यादा ही वो प्रायोरिटी उनकी सेवा ही रहती है। सेवा इज़ वन ऑफ द मेन प्रिंसिपल ऑफ सिखिज़्म, ठीक है। एवर सिंस सिखिज़्म वाज फाउंडेड बाय गुरु नानक देव in the 15th century, the principle of this relatively new religion have emphasis selfless service to God as well as humanity। तो आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे माइग्रेंट्स थे लॉकडाउन की वजह से, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा था, तो उनको क्या था, खाना भी दिया गया उनके द्वारा। 1 लाख मील्स हैव बीन कुकड एवरी डे एट द गुरुद्वारा बांग्ला साहेब अलोन, ठीक है। तो ये तो केवल एक गुरुद्वारे की बात है, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे गुरुद्वारे हैं, बहुत सारी जो सिख कम्युनिटीज़ हैं वो हेल्प करती है लोगों की, इंडिया में नहीं फॉरेन में भी करती है, और लोग सरप्राइज होते हैं कि ये फ्री में फूड कहाँ से मिल रहा है ना। न्यूयॉर्क टाइम्स, तो इन्होंने मतलब क्या किया था, उसके चारों ओर ये घूमे थे, ठीक है, गुरुद्वारे की परिक्रमा किया था। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि गुरु नानक के जो प्रिंसिपल थे, 3 प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी, किरत करो, अर्न विद लेबर, एंड नाम जपो, कंटेम्पलेट द वेरियस नेम्स ऑफ गॉड, एंड वन चखो मतलब शेयर विद अदर्स। तो ये वेल नोन है। कास्ट एंड रिलीजियस डिवाइड्स आर वेल इंट्रेंच्ड इन इंडियन सोसाइटी एंड ऑफ्टन कैरेक्टराइज इट, है ना। तो इसमें यही सब चीज़ें बात की गई हैं। लंगर इज़ वन सच प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड यूनिटी। तो ये सब चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे इंडिया कॉल्स फॉर डेवलप्ड नेशन टू असिस्ट डेवलपिंग वंस, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो भी SDG है, SDG क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। तो ये जो 2030 के लिए जो सेट किए गए हैं 17 गोल्स, तो इसमें से एक SDG गोल में एक क्या है कि especially for global pandemic goods such as public goods such as climate change mitigation and control of pandemics। तो यहाँ पे इसका क्या करना चाहिए, SDG रिपोर्ट्स प्रेजेंटेड टू द यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, कि यहाँ पे
जो डेवलप नेशन है उनको हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली डेवलपिंग नेशंस की, ठीक है। तो इंडिया सेकंड वॉलेंट्री नेशनल रिव्यू ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रिपोर्ट प्रेजेंटेड टुडे यूनाइटेड नेशंस हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन मंडे। तो ये चीज़ हुई थी। अब क्लाइमेट चेंज और पेंडेमिक की सिचुएशन पे करना चाहिए। और एसडीजी डिकेड फॉर एक्शन टॉकिंग एसडीजी फ्रॉम ग्लोबल टू लोकल, ठीक है, ग्लोबल टू लोकल ये है। और ये कौन सा एसडीजी है? एसडीजी 17 दैट इज़ अबाउट पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो यही इसमें बोला गया था कि यहाँ पे फाइनेंशियल जो है मतलब वो असिस्टेंट यहाँ पे देना चाहिए। और बाकी के द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो रिपोर्ट थी उन्होंने बोला है कि 5 सेक्टर एजुकेशन, हेल्थ, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स एंड वाटर, सैनिटेशन विल रिक्वायर एडिशनल फंडिंग फॉर सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस, ठीक है। और जो यूएन के भी 17 जो डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं वो अचीव करने हैं, 2030 तक का टारगेट है। उसमें क्या है? देर आर नो पॉवर्टी, गरीबी नहीं होनी चाहिए, पहला गोल ये है। देन दूसरा है ज़ीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग। थर्ड है क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्विटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड economic growth, industry, innovation and infrastructure, reduce inequalities, sustainable cities and communities, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace, justice and strong institution and partnership for the goals, ठीक है। तो ये है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स की यहाँ पे बात हुई थी। एंड इन द फॉर्म ऑफ वॉलंटरी नेशनल रिव्यू रिपोर्ट्स में ये मतलब जो भी मेंबर्स होते हैं कंट्री उनको क्या देना पड़ता है? अपना रिव्यू जो रिपोर्ट है वो देनी पड़ती है, ठीक है। हाईएस्ट लेवल जो पॉलिटिकल फोरम में फिर वो रिव्यू करते हैं उनके एसडीजी प्रोग्रेस को। HIV, टीबी, मलेरिया की जो डेथ्स है वो इंक्रीज़ हो सकती हैं आने वाले जो मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। तो ये चीज़ बोली गई है। एंड यहाँ पे एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर ने अपनी वाइफ जो थी कोरोना पॉजिटिव थी, कोरोना के सैंपल दिए थे लेकिन नेम किसी जो डोमेस्टिक हेल्प वर्कर है तो उसका नाम यूज़ किया था, तो इसके लिए इन पर चार्ज लगे हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इम्पर्सोनेशन, ठीक है, इम्पर्सोनेशन बोलते हैं। द डॉक्टर हैज़ बीन बुक्ड अंडर सेक्शन 419 में क्या है? पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्पर्सोनेशन। एंड 269 एंड 270 में क्या है? IPC फॉर एक्ट्स लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन और डिजीज डेंजरस टू लाइफ ऑफ द IPC एज वेल एज अंडर द एपिडेमिक डिजीज एक्ट। तो ये दोनों जब लोग मतलब कोरोना वायरस से रिकवर हो जाएंगे उसके बाद इनको इनके तहत जेल में भेजा जाएगा। सर्किट ब्रेकर जो रूल है वो सिंगापुर में है, ठीक है। सिंगापुर में जब लॉकडाउन हुआ था अप्रैल 7 में, उसके बाद जो भी नॉन एसेंशियल वर्क प्लेस थे वो बंद हो गए थे और रेजिडेंट्स को अलाउ नहीं था अपने हाउसेस से बाहर जाना। तो इसके बाद भी कुछ लोग मतलब गए थे, तो अभी जो है 10 इंडियंस जो थे उनको उन्होंने डिपोर्ट कर दिया है इंडिया में ही, और री एंट्री पे भी क्या कर दिया है? बैन कर दिया है, वो दोबारा से सिंगापुर में नहीं जा सकते। देन इजरायली कोर्ट रिजेक्ट्स पिटिशन टू कर्ब स्पाईवेयर कंपनी NSO, ठीक है। तो NSO जो ग्रुप है कंपनी, तो यहाँ पे इन्होंने अभी एक आपको पता होगा पिछले ही साल एक न्यूज़ में था वायरस, क्या नाम था? मॉलवेयर था, पेगासस, ठीक है। पेगासस स्पाईवेयर टू टेक कंट्रोल ऑफ अ फोन, इट कैमरास एंड माइक्रोफोन्स एंड माइन द यूजर्स पर्सनल डाटा। तो यही बोला जा रहा था कि ये दूसरे देशों की जो गवर्नमेंट है उनको क्या कर रहे हैं? उनसे कोलैबोरेशन करके डाटा बेच रही है ना पेगासस का। कल की जो न्यूज़ थी 13 जुलाई की वो भी कुछ देख लेते हैं, बाकी नोट्स से पढ़ेंगे। एज मालदीव रीओपन्स टूरिस्ट, इंडिया इज़ लाइकली टू क्रिएट स्पेशल एयर बबल, ठीक है। तो एयर बबल भी जो ट्रैवल बबल बन रहे थे उसी का पार्ट है, ठीक है। ट्रैवल बबल मतलब क्या था कि जिन देशों में कोविड-19 के जो केसेस हैं वो लार्जली क्या हो गए? एलिमिनेटेड कर दिए गए हैं कंट्रीज़ ने, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं? ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल किसी के भी थ्रू हो सकता है, बाय एयर, बाय ट्रेन और बाय रेल, है ना। तो सारी चीज़ों के थ्रू। तो अभी जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने किया था तो उसको क्या बोला जाता है? ट्रांस टास्मैन बबल, ट्रांस टास्मैन बबल। इसके अलावा जो बाल्टिक कंट्रीज़ थी, बाल्टिक कंट्रीज़ में कौन सी आती है? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, है ना। तो इन कंट्रीज़ के बीच में भी ट्रैवल बबल बनाया गया था। तो ये चीज़ है। अभी हम इंडिया भी मतलब जैसे UK, USA और फ्रांस इनके साथ बनाना चाह रहा है कि जो जहाँ जहाँ पे मतलब क्या है कोविड-19 के केसेस नहीं हैं, ठीक है, उनसे। बाकी यहाँ पे मालाबार मूवमेंट के बारे में ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था एडिटोरियल। तो US और जापान होपफुली मार्क्स द एंड ऑफ इट्स इनक्रेडिबली, मतलब हमें मालाबार एक्सरसाइज तो पहले पता होना चाहिए कि किस किस कंट्रीज़ के बीच में होती है। ये ट्रिलेटरल एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है। एनुअल ट्रिलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया, जापान और किसके बीच में होती है? इंडिया, जापान एंड USA के बीच में, ठीक है। पहले ये बायलैटरल थी, केवल इंडिया और US के बीच में ही होती थी, लेकिन 2015 में इसने जापान को भी ऐड किया गया था। उसके बाद फिर अभी ऑस्ट्रेलिया को ज्वाइन करने की इसमें बात हो रही है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया
एंड सिंगापुर टू ज्वाइन इट्स एनुअल बायलैटरल मालाबार नेवल एक्सरसाइज विद यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब भी ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ सिंगापुर भी ज्वाइन कर सकता है। तो यही चीज़ बोला जा रहा है कि ये हमारे जो बे ऑफ बंगाल है वहाँ पे ये एक्सरसाइज होगी, और जनरली ये अल्टरनेटिवली होती है इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में, ठीक है। और बाकी जो चाइना है, तो चाइना अपने जो परमानेंट फीचर है वो इंडियन ओशन में उन्होंने रखी हुई है। मतलब जो बेसेस है, मिलिट्री बेसेस है, जैसे जिबूती जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में, या फिर कराची और गदर में जो उनके नेवल फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो वो सब भी हैं। एंड देयर इज़ माउंटिंग स्पेकुलेशन दैट ईरान इज़ अबाउट टू लेट चाइना डेवलप। तो चाइना को वो ईरान भी डेवलप करने के लिए देगा अपनी जो पोर्ट फैसिलिटीज़ हैं स्ट्रैटेजिक हॉर्मुज स्ट्रेट में इन द गल्फ। और चाइना की जो पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है इंडियन ओशन में, और ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में भी बढ़ रही है। तो इस वजह से हमारा ये स्ट्रैटेजिक जो टाइज़ हैं वो होना ज़रूरी है, और मैरीन कोऑपरेशन भी होना ज़रूरी है इन कंट्रीज़ के साथ। मालाबार नेशंस को, मतलब मालाबार जो एक्सरसाइज है उसको क्या कर सकते हैं, हम बढ़ा सकते हैं ना। यहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशंस ओपन द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज, ठीक है। तो अभी इसके रजिस्ट्रेशन जारी हैं 25 जून 2020 से लेके 10 जुलाई 2020 से 21 जुलाई 2020 तक होंगे। इसका एम क्या है, टू कनेक्ट सिटीज़ विद सिटीजन्स एंड एक्सपर्ट्स टू डेवलप अ विजन टू प्रमोट साइकिलिंग। तो साइकिलिंग को प्रमोट करना है। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये, IAA नेम्ड इसरो चीफ के सिवन एज द रिसिपेंट ऑफ 2020 वॉन कार्बन अवार्ड। वॉन कार्बन अवार्ड 2020 का किसको मिला है, जो इसरो के चीफ है के सिवन, उनको मिला है। और मार्च 2021 में इनको दिया जाएगा, 2021 में पेरिस में। और ये जो अवार्ड है ये क्या होता है, 1982 में लॉन्च हुआ था। कब ये लॉन्च होता है देख सकते हो, 1982 में, इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर थियोडर वॉन कार्मन, ठीक है। ये कौन थे, रिनाउंड एरोस्पेस साइंटिस्ट थे एंड फाउंडर थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IAA, ठीक है। IAA क्या है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स, ठीक है, एस्ट्रोनॉटिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में है। फाउंडर ये बता दिए हैं, इन्हीं के उसमें ये अवार्ड भी दिया जाता है, ठीक है। 1982 में स्टार्ट हुआ था। सचिन अवस्थी को ऑनर्ड किया गया है टॉप पब्लिसिस्ट इन ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड में, ठीक है, 2020 का इनको मिला हुआ है। और इन्होंने क्या था, ही इनॉग्रेटेड स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन इन 2014, ठीक है, स्वच्छ भारत सुंदर भारत मिशन इन 2014। और WHD जो है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन ड्राइव के जो फाउंडर चेयरमैन है अब्दुल बासित सैयद है, हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है। दूसरी जो न्यूज़ है, इंडिया में 2018 का जो टाइगर सेंसस था वो गिनीज़ जो रिकॉर्ड है वो उसमें ये है, लार्जेस्ट कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे इसको रिकॉर्ड किया गया 11 जुलाई 2020 को, मतलब ये रिकॉर्ड हुआ है हमारा। और देख, कैमरा ट्रैप वाइल्ड लाइफ सर्वे में क्या था, जो भी ये एरिया था इस 1,21,337 किलोमीटर्स का, यहाँ पे ये सर्वे किया गया 141 साइट्स पे। और इसमें बोला गया कि 2,461 जो टाइगर्स थे, ठीक है, इंडिविजुअल फ़ोटो उनकी ली गई। और 2,967 जो टाइगर्स थे ये अभी इंडिया में प्रेजेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि 2014 से अगर हम बात करें तो 33% जो पॉपुलेशन है टाइगर की वो बढ़ी है। 2014 में 2,226 थे और 2018 में कितने हो गए, 2,967, ठीक है, 2,967। और NTA जो है ये कंडक्ट करती है विद द टेक्निकल सपोर्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो NTA एक प्रोजेक्ट टाइगर भी है, ठीक है, वो कब लॉन्च हुआ था वो आप बता सकते हो। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है इसकी भी स्थापना कब हुई थी ये भी बता सकते हो। तो अभी जो है इंडिया में 1492 टाइगर्स आर फाउंड इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है वो भी बता सकते हो, टाइगर स्टेट प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।